बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद। नए अंदाज, नए आवाज के साथ, नई उमंग और नए तरंग के साथ एक बार फिर आपकी जिंदगी में खुशियों की खबर लेकर आएंगे। और वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग इस प्रोग्राम जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। शाहजेब, क्या खबर से आगाज कर रहे हैं भाई? आज हम एक बार फिर जिक्र करेंगे सबसे अच्छी खबर जो कि खेलों के हवाले से है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के हवाले से है। पहले हमने T20 में क्लीन स्वीप किया, उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज में भी क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको बताते चले कि एक इनिंग्स और 8 रन से हमने वो जीत लिया दूसरा टेस्ट मैच। तो बहुत अच्छी खबर है सब क्रिकेट शायकीन के लिए कि पाकिस्तान को ऐसी कामयाबियां मिल रही हैं, कामयाबियां समेट रहे हैं हमारी टीम, खासतौर पर बाबर आजम की कप्तानी में। तो आपका क्या ख्याल है हमारी क्रिकेट के बारे में? मुझे लगता है कि अब हम लोग, जो अवाम है जो दूर हो गई थी क्रिकेट से, वो वापस आ रही है बिकॉज T20 और उसके बाद अब ये सीरीज जो हमने जीती है ढाका टेस्ट सीरीज को, मेरा ख्याल है कल जो एक ब्रेकिंग न्यूज आई तो हम लोग और व्हाइट वॉश, मतलब मेरा ख्याल है एक तरह से स्वीप भी नहीं होगा, छोटा लगा व्हाइट वॉश कर दिया। और ये एक इतनी खुशाइन बात इसलिए भी है कि एक तो पाकिस्तान को फतेह हासिल हुई है, प्लस ये कि क्रिकेट के शायकीन जो है वो वापस, अब जो वेस्ट इंडीज सीरीज शुरू होने वाली है वो अब आवाम और एक्साइटेडली स्टेडियम्स में जाएगी। आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है, तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट के हवाले से। हमारी टीम परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी जा रही है, इस पर आगे चलकर तफसीली बात भी करेंगे। लेकिन एक बार फिर हम 360 का टर्न लेते हैं और अब आपको बताते हैं कि कुछ चीजें महंगी होती जा रही हैं, मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। और एक बार फिर रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और अब आपको बताएं कि तकरीबन इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है कि पंजाब में रोटी 12 रुपए और नान अब 18 रुपए का मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, 10 से 12 रुपए और फिर 15 से 18 रुपए का वो जो फर्क आ रहा है। मेरा ख्याल है अब इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे, क्योंकि एक और खबर ऐसा लगने लगा है शाहजेब, रोज सुबह सवेरे पाकिस्तान में अवाम के लिए महंगाई की कोई नई खबर लेकर आ रहे होते हैं। मुझे तो अब ये होता है, अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह कोई और महंगाई की खबर ना हो। और अगर आप लोग शिकायत करें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रोज हमें देनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि डेली एक ऐसी अपडेट आ जाती है, एक ऐसी खबर आ जाती है महंगाई के हवाले से कि हम अवॉइड करना चाह भी रहे हो कि आप लोग को ऐसी खबर ना दे, लेकिन हमें बतानी पड़ती है कि आप लोगों का जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ये मैं नहीं कह रही। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि सर्दियों के बाद अशिया खुर्दनोश में बहुत तेजी से कमी आएगी और महंगाई खत्म हो जाएगी। ये मुझे बात मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि उम्मीद कर सकते हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर एहसास प्रोग्राम के जरिए उन्होंने कहा है कि कितने लोगों को जो है, ये प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, कितने लोगों को कार्ड्स बना के दिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, किस तरीके से जो सूद है वो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन इसके वजह से गुफ्तगू बात आगे करेंगे, आगे भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है और वज़ीर आज़म पेशावर में खिताब कर रहे थे जब उन्होंने ये तमाम बातें की हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है और निचले तबके के 20 लाख खानदानों को 4 चीजें दी जाएंगी, जैसा कि माया ने जिन चीजों का जिक्र किया है कर्जों के हवाले से भी, इस पर भी आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी खबर का भी जिक्र कर लेते हैं जो हम सब ने कल एक्सपीरियंस किया, और अर्थक्वेक आया। यस, अर्थक्वेक आया और क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं, तो मुझे तो लगा जैसे कि ना मैं नींद में हूँ, लेकिन जब एकदम सबके मैसेज आना शुरू हुए, तुमने फील किया, मैसेज आया तो फील हुआ। तो 4.1 रेक्टर स्केल का, जो कि कराची में इस तरह के ज़लज़ले इस नौयत के नहीं आते। बिल्कुल। उसके बाद हम देख रहे थे कि कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए, अपने जहां पर भी थे। कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द घरों से बाहर निकल जाएं और साथ साथ कलमा तैयबा का विर्द करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान तन्हा अफगानिस्तान के मसले पर नहीं इसका मुकाबला कर सकता। हम ऑलरेडी इस वक्त बहुत बड़ा नंबर और रेफ्यूजीज यहाँ पाकिस्तान में है, हम उनको हैंडल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अकेले अफगानिस्तान का नहीं, हाँ मिलकर ऑफ कोर्स इसका एक मुस्बत और एक पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ सकता है, लेकिन अकेले पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुकाबला मुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान 30 लाख जो अफगान महाजरीन है उनका बोझ उठा रहा है। तो वहां पर कोई इंसानी बहरान पैदा ना हो, पाकिस्तान जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी यही कह रहे थे, इस वक्त हमारा मकसद अफगानिस्तान को उभरते हुए इंसानी बहरान से बचाना है और यही पैगाम दिया जा रहा है कि हालात कशीदा ना हो। तो ये बयान था शाह महमूद कुरैशी साहब का, वज़ीर ख़ारजा साहब का। आगे चलकर ये आपको बताएं कि WHO और इस हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि WHO ने अब ये कहा है, उनके मुताबिक जो डेल्टा वेरिएंट था
वो ज्यादा खतरनाक था। ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये इब्तदाई तहकीकात है माया, अभी तक श्योरिटी नहीं है, बट उनको अब तक की जितनी भी रिसर्च है उसमें उन्होंने यही कहा कि डेल्टा वेरिएंट जो था वो ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है। तो इस वक्त लोगों को अब तक के लिए खबर है कि जी इस वक्त इतना पैनिक ना मचाएं कि इतना, लेकिन बेसिक्स उन्होंने इस पर जोर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। इसका मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया, चैलेंजेस कभी भी हमें सामने है, लेकिन मजीद इसकी डिटेल्स और इसकी तहकीकात में अभी थोड़ा सा वक्त है। ये वाज़ेह किया कि इसके लिए भी आपको वही वैक्सीनेशन जो आप लोगों ने लगवाई है वो इफेक्टिव है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, समाजी फासला आप लोगों ने इख्तियार करना है, इसको नहीं छोड़ना। यही इससे बचाव के एक आखिरी हमारे पास ऑप्शन है। और अब आपको ये बताते हैं कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कर लेते हैं, जहां पर दफ्तरी औकात-ए-कार जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। अब आपको पूरे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 4.5 दिन काम करना है। मंडे से लेके फ्राइडे के 12 बजे तक आपने काम करना है। वो इस तरह की टाइमिंग्स होंगी कि आपके नॉर्मल डे जो ऑफिस शुरू होता है वो 3:30 साढ़े 4 बजे तक रहेगा। पीर मंगल बुध जुमेरात, जुमे के दिन सुबह से 12 बजे तक खत्म हो जाएंगे टाइमिंग्स, और उसके बाद वीकेंड लंबा किया। इसकी वजह क्या है शाजिद? इसकी वजह यही है ताकि लोगों को रिलैक्स किया जा सके, उनकी जो सलाहियत है वो बेहतर हो सके, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके इस वजह से। और इसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। आपको ये बता दें कि सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ये टाइम मुकर्रर किया गया है जो ऑफिस टाइमिंग्स होंगे, और जुमे को हाफ डे होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वाज़ेह रहे पहले जो छुट्टी थी वो हफ्ते और इतवार तक जाती थी, क्योंकि जुमे और हफ्ते की जाती थी। अब उन्होंने इस तरीके से इसको चेंज किया है कि थोड़ा सा लोगों को रिलैक्स हो सके, थोड़ा सा लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकें। आधे दिन का जो उसमें गैप है ना वो अब ज्यादा हो गया है, वो लोग जरा प्लान कर सकते हैं अपना वीकेंड। बिल्कुल। अब आगे चल के बता देते हैं कि आपको बड़ी जो हमारी सिफारती कामयाबी है वो हासिल हो गई है पाकिस्तान को। वो कैसे? ऑस्ट्रेलियन हुकूमत पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया गया सकाफती विरसा पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। तो पाकिस्तान को एक कामयाबी हासिल हुई है सिफारती लेवल पर। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें इसकी डिटेल्स में कि 3वीं सदी ईस्वी की ब्रॉन्ज एज का कीमती पत्थर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका ले जाया गया था, और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो चला गया था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को उनकी अमानत वापस लौटाई है। और ये 3rd सेंचुरी का ब्रॉन्ज एज का स्टोन है, जो कि मेरा ख्याल है हिस्टोरिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी अपने आप में बहुत वैल्यू होती है। बिकॉज एक तो उनकी हिस्टोरिकल जितने इवेंट्स होती है, प्लस उनकी जो वैल्यू हो जाती है वक्त के साथ वो बहुत होती है। बिल्कुल। आगे चलते हैं जनाब, क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं हम क्रिकेट प्लेयर की तरफ जा रहे हैं जो हमारे ओपनर हैं आबिद अली। उनकी बात कर लेते हैं कि आबिद अली ने कुछ ऐसा किया, एक वीडियो शेयर की गई है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि आबिद अली एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बाहर निकले और उसको खाना खिलाया, स्टेडियम में पहुंचे। और उसकी जो वीडियो है बड़ी पसंद की जा रही है, जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो शेयर भी कर रहे हैं, बहुत खुश भी हो रहे हैं। देखा जा सकता है कि प्लेट में किस तरीके से वो कुछ खाने की चीजें हैं, कुछ चावल हैं जो लेकर जा रहे हैं बिल्ली को खिलाने के लिए। दाल चावल जो थी ना उनकी, उसके वो निकाले तो लोगों ने नोट किया कि एक इंसान अपने खाने के टाइम में प्लेट लेकर बाहर क्यों जा रहा है। तो वो उन्होंने अपने ही खाने से निकाल के दाल चावल वो लेते हुए जा रहे थे। लोग कहते शायद बाहर जाके खा रहा होगा, लेकिन जब वो देखने गए तो पता चला कि वो क्यूट सी बिल्ली, इसको वो जो है वो इसीलिए सवाब का सवाब हो गया। बिल्कुल, बिल्ली भी सफेद रंग की है, ऐसे लग रहा है कि वो हमारी टीम का ही हिस्सा है जिसको खाना खिलाया जा रहा है। और आगे चलकर एक फिल्म फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। वक्त बदल रहा है माया, किस तरह बदल रहा है ये? मैं तो हैरान हूँ ये खबर सुन के कि सऊदी अरब में जो है फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है, जो 10 दिन तक जारी रहेगा। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो कि ना सिर्फ जिनका ताल्लुक सऊदीया से है, वो इसके अलावा इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड आर्टिस्ट टैलेंट आ रहा है, वो बहुत पुरुमीद है कि सऊदी अरब में ये बहुत ही एक अच्छा और एक प्रोग्रेसिव स्टेप है towards the industry, the media industry, the showbiz industry. बिल्कुल, 67 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके साथ साथ 130 फिल्म्स यहाँ पर पेश की जाएंगी नुमाइश के लिए। एक बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, एक कामयाबी है और एक पहला कदम है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा मुनाफा भी वो हासिल कर सकेंगे। और वहाँ का टैलेंट शाज़ेब, वहाँ का जो सऊदीया का जो टैलेंट है वो बहुत कुछ है। आर्टिस्ट, सिंगर्स, जो वहाँ की प्रोडक्शन का जो आपके ग्रुप्स हैं वो बहुत खुश हैं इस इवेंट को देख कर के 10 दिन तक रहेगा और ये पूरी दुनिया में बड़ी इसकी हलचल मची है। लेकिन माया, FIA की खबर हमारे पास क्या है? आप लोगों की जो सिम है वो चल रही है और कहीं आपके अंगूठे के जो निशानात हैं उनका कोई ऐसा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कि आपके नाम पर कोई ऐसी सिम्स निकाली जा रही हों, उन सिम्स का गलत इस्तेमाल हो रहा हो? माया, क्या आपको मालूम भी है कि ये हो सकता है? क्या आपको पता भी है कि आपके नाम पर और सिम्स ली जा सकती हैं? FIA साइबर क्राइम इस स्टेप को बहुत सीरियसली ले रहा है
उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अब यहाँ पर हमें सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स, उनके NICs, आप अक्सर NIC भेजते हैं, हमें ये नहीं पता होता NIC भेजना कैसे चाहिए, NIC की कॉपी कैसे करनी चाहिए, आपकी कैसे कैसे आपके नाम पर सिम निकल सकती है। इसलिए होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए कि आपके नाम पर, आपके NIC पर, आपके थंबप्रिंट पर कोई और सिम यूज कर सकता है। FIA साइबर क्राइम विंग ने ये इंकशाफात किए हैं और इसके साथ साथ बताया कि नादरा के कुछ लोग मुलव्वस हैं इसमें, जो इस तरह फिंगरप्रिंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। इसी पर हम बात भी कर लेते हैं और देख रहे हैं हम कि इसमें बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। उन्होंने सिंध के कच्चे से 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार करके उनको जो फ्रेंचाइज सेल जो है वो की गई है। इसी पर मजीद हम बात भी करेंगे। आपको पता है शाहज़ेब, रबर अंगूठे बनाए जा रहे हैं, एग्जैक्टली रबर के अंगूठे बनाए जा रहे हैं। इससे हमें बात करने के लिए हमारे साथ साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज साहब हमारे साथ आज शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमें ज्वाइन करने का, वक्त देने के लिए। ये बता सकते हैं कि जाली सिम्स का इल्म कैसे हुआ? पहला सवाल मेरा ये है, और किन मकासद के लिए ये इस्तेमाल हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, जाली सिम्स का इंकशाफ हमें इस तरह हुआ कि हमें कुछ एप्लीकेशंस इस हवाले से आई, कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि उनके नाम पे जाली सिम्स इशू हुई हैं। देयर इज़ वन नंबर, दिस इज़ 668, जहाँ पे आप मैसेज करते हैं तब रिप्लाई आ जाता है कि आपके पास किस किस ऑपरेटर की कौन कौन सी कितनी सिम्स अवेलेबल हैं। तो कुछ लोगों ने कंप्लेंट की PTA को कि जी इस तरीके से हमारे नाम पे इलीगल सिम्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं, और उस कंप्लेंट को हम लेके आगे चले, उस पर हमने इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये सिम्स जो हैं वो कहाँ से इशू हुई हैं। तो फिर हमने मुतलका जो वहाँ पे फ्रेंचाइजेस थी ऑपरेटर्स की, उन पर रेड किया, उनको सील किया, और वहाँ से हमने इलीगल सिम्स को बरामद किया। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये इलीगल सिम्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो ये एक बड़ा वाइड रेंजिंग क्वेश्चन है। इस वक्त आई बिलीव कि 70% क्राइम आपका जो है वो इलीगल सिम्स की बेस के ऊपर हो रहा है, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, चाहे वुमेन हरासमेंट हो, चाहे वो कच्चे के डाकुओं की बात हो, चाहे वो बैंक फ्रॉड हो, जस्ट टेक ए नेम। जहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ भी मुल्ज़मान को पकड़ने की हम कोशिश करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि इलीगल सिम का इस्तेमाल हो रहा है। अभी रात को ही मैं काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो मुझे किसी ने वहाँ पे कांटेक्ट किया कि जी कि कुछ ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है एक डेटिंग ऐप के थ्रू। वहाँ पे वो उनसे बात करते हैं, एक लड़का जो है, और उसके बाद वो उनका नंबर लेता है। अब वो लड़का जो है वो उनसे खाली व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। अब होता क्या है कि इस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं वो एक इलीगल सिम परचेज करते हैं, और उसके बाद उसके अगेंस्ट एक व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट कर लेते हैं और सिम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उस व्हाट्सएप नंबर के अगेंस्ट वो जो मर्जी क्राइम करते फिरे, उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है, बिकॉज इन दैट केस वी हैव टू गो टू द अथॉरिटीज इन USA। हम व्हाट्सएप को लिखते हैं तो फिर उस केस में वो डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम उसको भी ट्रेस कर लेते हैं, बट दैट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर द पीपल एज वेल एज फॉर द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अच्छा सर, यहाँ पर ये बताइएगा कि ट्रेस तो किया जा रहा है, लेकिन साइबर क्राइम विंग जो है वो खासतौर पर इसके लिए क्या कर रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं तकरीबन 26,000 सिम सिर्फ अक्टूबर में पकड़ी गई हैं। इतनी बड़ी तादाद है जो गैर कानूनी तौर पर सिम इस्तेमाल हो रही हैं, तो स्पेशली जो साइबर क्राइम विंग है वो ट्रेस तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या इक़दाम ऐसे उठा रहा है कि इन्हें रोका जा सके? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि जी जिस भी क्राइम के पीछे मैं जा रहा हूँ उसके पीछे इलीगल सिम आ रही है। हमारी एफर्ट्स जो थी वो फ्यूटाइल जा रही थी, रायगां जा रही थी। तो उस पर मैंने एक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन किया कि मुझे इस पर नेटवर्क को ब्रेक करना है। अब नेटवर्क तो ब्रेक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? देखें, दिस थिंग इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एज फार एज माई रिसर्च इज कंसर्न, माई एनालिसिस इज कंसर्न। चाहे वो नादरा के एम्प्लॉयज़ हैं और चाहे वो आपकी फ्रेंचाइजेज हैं जो कि इस काम में, इस घनौने काम में मुलव्वस हैं। तो हमने पूरी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट 2 days में इट विल पुट अप टू DG FIA, और जो कि वो चेयरमैन PTA से बात करेंगे और वो चेयरमैन नादरा से बात करेंगे, और इस पे पॉलिसी मेकिंग डिसीजन किया जाएगा। सेकेंडली, आई एम मीटिंग विद दी टेलीऑपरेटर्स एज वेल, और उनसे बातचीत चल रही है मेरी, और हम पॉलिसी मेकिंग डिसीजन करेंगे इस तरह के। उनके जो SOPs हैं उनको चेंज करेंगे, उनकी जो फ्रेंचाइजेस हैं उन पे कंट्रोल सख्त करने की कोशिश करेंगे ताकि वो इस तरह के घनौने काम में मुलव्वस ना हो। बिल्कुल। इमरान साहब, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, आप चाहें तो एक साथ जवाब दे सकते हैं।
पहली बात तो यह है कि अगर रबर के अंगूठे जो हैं वो चोरी हो जाते हैं, वो किस तरह यूज हो सकते हैं, और इस तरह के हालात ना हो, वाकयात ना हो, एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले, कैसे बच सके इन चीजों से, क्या एहतियाती तदाबीर है? जी इमरान साहब। देखिए, दो बातें हैं। रबड़ के अंगूठे चोरी नहीं होते, ये बनते हैं बाकायदा। दो तरीके से ये जो थंब इम्प्रेशन है ये लोगों से हासिल किए जाते हैं। नंबर एक तो ये है कि ये लोग गांव देहातों में जाते हैं, वहाँ पे जो ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनसे एहसास प्रोग्राम के नाम के ऊपर या बिस्क के नाम के ऊपर या उनको किसी गिफ्ट का लालच दे के उनसे थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं एक कागज़ के ऊपर, ठीक है, और बाद में उसको आसानी से कागज़ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है BVS डिवाइस को, जहाँ से आप सिम एक्टिवेट करते हैं। और सेकंड जो इसका तरीकाकार है जो हमने रिसेंटली ब्रेक किया है, वो तरीका ये है कि जी नादरा के कुछ एम्प्लॉयज़ मुलव्वस थे जो कि इनकी नेशनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है एक नादरा का, उस पर स्क्रीनशॉट लेके उन थम्स को डिजिटल फॉर्म में सेव कर रहे थे और सिंपली उस पेपर को प्रिंट कर लेते थे। अब उसका तरीकाकार क्या था कि सिंपली उस थंब पेपर को काट के उसको पानी में भिगो के जब वो BVS डिवाइस पे लगाते थे तो सिम एक्टिवेट हो जाती थी। तो ये दो तरीके थे। और तीसरा तरीका जो है वो इस वक्त चल रहा है रोड साइड पे, ये एहतियाती तदाबीर में भी आता है। मैं लोगों से कहूँगा कि जी जो आपको रोड साइड्स पे या शॉपिंग मॉल्स के बाहर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग आपको सिम एक्टिवेट करने के लिए कह रहे होते हैं, आपको फ्री सिम्स दे रहे होते हैं, या बाज कुछ फ्री गिफ्ट्स का लालच दे रहे होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उनके थ्रू सिम एक्टिवेट ना करें। वो करते क्या है कि आपसे वो आपका थंब लगवाएंगे और कहेंगे कि जी आपको हम फ्री सिम देंगे, लेकिन साथ ही बोलेंगे जी आपका थंब एक्टिवेट नहीं हो सका है, हालांकि एक्चुअली एक्टिवेट हो चुका होता है। तो इस तरीके से आपको वो डीप फ्रॉड करके आपका थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं। लेकिन सर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, हम देखते हैं नॉर्मली हमारी गली मोहल्लों में और मुख्तलिफ छोटे छोटे बाजारों में भी अब छोटे छोटे से स्टॉल्स लग गए हैं जहां पर फ्री सिम्स दी जा रही होती हैं और वो कंपनीज की तरफ से कायम की गई होती हैं या इसके साथ साथ उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेशन की होती है। तो उन्हें कैसा रोका जा सकता है? उनको मना तो नहीं किया जा सकता, वो तो वहां पर बेच रहे होते हैं अपनी सिम्स और बहुत सस्ते दामों बेच रहे होते हैं, और लोग तो हमारे यही कोशिश करते हैं कि जितने करीब से हमें सिम हासिल हो सके वहां से हासिल कर ली जाए। तो क्या हमें लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है? साथ साथ हम जो कंपनीज हैं, सिम कंपनीज हैं, उनको भी ये बात थोड़ी सी समझाएं कि वो एक स्पेशल कोई तरीका बनाएं या जो उनकी प्रॉपर फ्रेंचाइजेज हैं सिर्फ वहीं पर सिम्स बेची जाएं, वहीं से सिम्स दी जाएं। जी एग्जैक्टली, ये जो भी तरीकाकार है, जो आपके स्टॉल्स लगते हैं, यहाँ इनके जो RSOs होते हैं जो कि पूरे फील्ड में जाके घर घर जाके सिम्स को दे रहे होते हैं, तो मैं इस तरीकाकार को शन कर रहा हूँ और इन्हीं पॉइंट्स पे इनसे बात हो रही है कि देखें जी कि जो भी आपने सिम को एक्टिवेट करनी है वो प्रॉपर फ्रेंचाइज से एक्टिवेट हो, वहाँ पे कैमरा लगे हुए होते हैं, पता होता है कि जी कौन सा आदमी आया है, किसने सिम एक्टिवेट किस टाइम पे की है, पूरी टाइम स्टैम्प होती है। जबकि इस तरह के केस में जैसे कि आपने जिक्र किया, देयर इज नो टाइम स्टैम्प, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑन दैट, क्योंकि जितना आप काम को इस तरीके से फैलाते हैं ये एक थर्ड पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो ये बेसिकली आपके ऑपरेटर्स का नाम भी बदनाम कर रहे हैं और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं। सर यहाँ पर ये मेंशन करना भी बहुत जरूरी है, आवाम को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की सिम जो है वो इंटरलिंक्ड है, आपके बैंक अकाउंट के साथ भी, आपके नादरा के रजिस्ट्रेशन के साथ भी आपकी सिम सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अगर आपका नंबर कोई हासिल कर लेता है, आपकी सिम हासिल कर लेता है, तो वो उस पर कोड्स हासिल कर सकता है, वो उसमें मुख्तलिफ ATM बैंक के जो मैसेजेस आते हैं वो भी रिसीव कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, इसमें भी। मेरा सवाल इमरान साहब आपसे आखिरी ये होगा कि इस वक्त हमें कराची या आपके सामने डेटा कुछ आया है, हम इस वक्त न्यूमेरिकली कौन से नंबर पर खड़े हैं, हमारा इस वक्त कितना हमें ख़तरा है सिंध में या कराची में, हमें कितना ज़्यादा इस वक्त जो है इस हवाले से, क्योंकि मैं जो फिक्रमंद हो रही हूँ वो एक औरत के पर्सपेक्टिव से हो रही हूँ, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, एक फीमेल लड़की जो होती है उसको डर लगता है, वो बाहर जा रही होती है, उसको क्या ख्याल रखना चाहिए और कैसे बचना चाहिए। तो ये भी ज़रा हिदायत कर दीजिए कि अननोन नंबर से मत गुफ्तगू करें, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपको इस तरह के थेफ्ट्स की तरफ लेके जाती है। जी इमरान साहब। देखिए ये काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है, वो मैं बार बार लोगों से ही तलकीन करता हूँ कि लाइक जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पे आप जो भी बात करते हैं किसी अनजाने आदमी से बात ना करें, जो आपके बिल्कुल जो फिजिकल वर्ल्ड में जो फ्रेंड्स हैं कोशिश करें उनसे बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल जो कि इस वक्त सोशल मीडिया स्पेस में हैं दे आर प्रीडेटर्स। इवन आपकी गेमिंग ऐप्स जो बच्चों की हैं उसमें प्रीडेटर्स घूम रहे हैं, उसमें दे डू साइबर ग्रूमिंग ओवर देयर एज वेल। वो बच्चे जो हैं छोटे होते हैं और जो उनसे बात कर रहे होते हैं
दे आर अडल्ट्स बट दे पोस्ट देमसेल्व्स एज टीन्स आर किड्स। तो इस तरीके से वो बच्चों से गेमिंग एप्स के अंदर जो है इन हाउस परचेजेस करवा के उनको ल्योर करते हैं टुवर्ड सेक्सुअल अब्यूज और उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो बात ये है इन शॉर्ट कि आपने किसी भी अनजाने आदमी से बात नहीं करनी है, आपने बिल्कुल अपने आप को इस तरह से सिक्योर रखना है। इवन यहाँ तक कि अगर कोई आपका रिलेटिव भी इस तरह की बात करता है जो आपको लगता है कि हरासमेंट के ज़मरे में आती है, जो कि इनअप्रोप्रिएट है, तो आपको उस वक्त भी अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त FIA इमरान रियाज साहब मौजूद थे। इनसे हमने बहुत ज़्यादा आज नॉलेज हासिल की और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है बात समझना कि हमें एहतियात कैसे करनी है कोविड से भी और अपनी इज्जतों और अपनी सिक्योरिटी का और अपनी प्रिवेसी का भी। लेकिन अगर आगे चलते हैं तो वक्फे से पहले ये बता दूं कि आज हंगोर डे है और इतना बड़ा दिन है, उसके हवाले से हम आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ बताने और डिस्कस करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। तो स्पेशल चीज़ के लिए थोड़ा सा और वेट कीजिए। आते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो इससे कबल ब्रेक से कबल हम आपको बता रहे थे ओमिक्रॉन के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि एपिक गिलगमेश है क्या। एक बड़ी अहम खबर है हमारे पास और वो खबर ये है कि अमेरिका ने इराक से लूटी गई मट्टी की मशहूर तख्ती वापस कर दी है, जिस पर 3500 साल कबल गिलगमेश की दास्तान का हिस्सा रकम किया गया है और ये सबसे पुरानी तख्ती इसको कहा जा रहा है जिस पर कोई तहरीर की गई थी। माया, बिल्कुल, माहिरीन के मुताबिक किसी भी कीमत पर किसी भी तरह इसकी जो कीमत है वो $17 लाख से कम नहीं हो सकती। इसके ऊपर जो है वो कदीम जो दीनी स्क्रिप्ट है इसके ऊपर वो नज़र है और नुमाया है और काढ़ी गई है। अभी इराक से लूटे और चुराए गए 17,000 से ज़ायद जेवरात जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के जो है वो इस वक्त उनके जद में हैं और जिसमें अमेरिका, बरतानिया, हॉलैंड और इटली वगैरह में मौजूद ये तमाम मजहबी जो स्क्रिप्ट्स भी हैं या जेवरात भी हैं जिनकी कीमतें जो हैं वो लाखों डॉलर्स के हिसाब से हैं, वो अभी तक जो है इंशाल्लाह अभी तो बेख्याल दूर है, बट देन अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ दैट इट इज़ बैक। अच्छा, गुड न्यूज़ की आप बात करें तो गुड न्यूज़ एक और भी है। गुड न्यूज़ ये है कि व्हाट्सएप पर अब एक नई ऑप्शन मुतारिफ करा दी गई है। अब आप 24 घंटे, एक हफ्ता या फिर 90 दिन का टाइम सेट कर सकते हैं। आपके जो मैसेजेस हैं वो उसके बाद डिलीट हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप ने जो मेटा का व्हाट्सएप है उन्होंने ये मुतारिफ कराया है। ये ऑप्शन, नई ऑप्शन अब सामने आ चुकी है और उसको हम यूज़ भी कर सकेंगे बहुत जल्द। और बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे चैट्स और मैसेजेस होते हैं जो आप नहीं उनको रखना चाहते और उनका रिकॉर्ड भी आपको जहन में भी नहीं रहता, तो अच्छा वो ऑटोमेटिकली खुद आपके सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। हम चाहते हैं चीजें मिट जाएं, खत्म हो जाएं, बस हम नहीं रखना चाह रहे। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? वैसे मिट जाएं, खत्म हो जाएं, ऐसे देख के कह रहे थे। लेकिन इसको ऑटो डिलीट ऑप्शन का नाम दिया गया है। खैर बिल्कुल 2023 तक इस पर फुली इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी शाहजेब। बिल्कुल ऐसा ही 2023 तक इस पर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, आप लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। और अब आपको बताना है ओमिक्रॉन का हम जिक्र कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के हम देख रहे हैं केसेस दुनिया भर में, फ्रांस हो या इटली हो, इसके साथ साथ कुछ दीगर ममालिक में भी अब सामने आ रहे हैं, सऊदी अरब में भी सामने आ रहे हैं। और यही कहा जा रहा है WHO की जानिब से भी कि बेशक ये खतरनाक है या नहीं है, ये कितना खतरनाक है इसका तयन होता रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो सबसे पहली ड्यूटी है वो यही है कि आप लोगों ने अपने आप को भी बचाना है। इकदाम उठाए जा रहे हैं, सफरी पाबंदियां भी माया लग रही हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। देखिए इतना सा एक लम्हा जो है ना, बस वही बदएहतियाती में जो है वो हमको कॉस्ट उसकी पड़ जाती है और कुछ भी नहीं है। वो बदएहतियाती कब होती है हम उसको कोई रिकॉर्ड उसका कुछ नहीं उसको ट्रेस कर सकते, लेकिन उसके रिजल्ट्स आते हैं जब हमें ठीक है वो डेल्टा वेरिएंट से इस वक्त कम खतरनाक है, बट देन अगेन हमें बचना है क्योंकि सिवाय एहतियात के हमें और कुछ नहीं बचा सकता। हमारे साथ कासिम सुमरो साहब हैं मौजूद। बिल्कुल, कासिम सुमरो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब एक अहम खबर भी पाकिस्तान में आ चुकी है और एक केस सामने आ गया है ओमिक्रॉन का, कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्या अब हमें करना होगा, और उसको समझने के लिए ख़ासतौर पर जैसे कि बताया जा रहा है खातून में ये तशख़ीस हुई है, तो इसके लिए ख़ासतौर पर क्या किया जा रहा है सिंध में अब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सर, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में बताया है कि इस बात का कोई हल नहीं है कि सिवाय हम इसके कि हम अपने आप को उससे एहतियात के थ्रू हम अपने आप को बचाएं और वैक्सीन के थ्रू बचाएं। लेकिन ये किसी किस्म का अभी देखें, जो इस वक्त भी हमारे पास ये जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से ये केसेस आए हैं, वो फैमिली के 3-4 अफराद आए हैं और उनमें से, लेकिन उनकी कोई एज सच कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये बात है कि उनके जो अंदर जो स्ट्रेन आया है वो यही इसी किस्म के स्ट्रेन हैं जो ओमिक्रॉन की स्ट्रेन है। अभी उसकी हम फर्दर स्टडीज भी हो रही हैं और जाहिर है उसकी जो फर्दर डिटेल्स आएंगी स्लोली हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, जो 4 अफराद आए हैं एक ही फैमिली के, उन चारों में से 3 अनवैक्सीनेटेड हैं और जो एक वैक्सीनेटेड है उसके पास बिल्कुल माइल्ड से सिम्टम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन से जो है ना वो आपको कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है वो इन्फेक्शन और उसकी जो सीवियरिटी है उससे अपने आप को कितना आपको बचाती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट दिस। पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमारी स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आप मुस्तकिल हमेशा कहते रहते हैं और अभी मैंने भी यही बात कही कि जी वैक्सीन्स हैं और जो मास्किंग है या डिस्टेंस मेंटेन करना है या अपने आप को क्राउड से बचाना है, दीज आर ओनली मेजर्स दैट वी हैव टू इंश्योर आवरसेल्फ कि हम अपने आप को बचा भी सकें और हम इन चीज़ों से अपने आप को जो उनकी सीवियरिटी है या हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन जो है ना हम सबको रोल प्ले करना है अपना। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट दिस। अभी हम इसकी पूरी स्टडीज कर रहे हैं इंशाल्लाह और हम इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि फिर दूसरी बात सर इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपके जो जहाँ आपकी ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, पर्टिकुलरली इस वक्त हमारे सबसे ज़्यादा ट्रैवल हमारा यूरोप तो हो ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रैवल हमारा दुबई जो एक्सपो की वजह से बहुत ज़्यादा लोग उधर आ भी रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं। तो उसकी वहाँ पर जब एक चीज़ डिटेक्ट हो गई तो ये पॉसिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं से ये हमारे पास भी आ सकता है। दो कि हमारे उन ममालिक की तरफ जहाँ पर ये वेरिएंट शुरुआत वहाँ पर हमारे ट्रैवल बैन्स हैं, लेकिन वी आर इंश्योरिंग कि हमारे पास जो शख्स एयरपोर्ट पे दाखिल हो रहा है उसकी हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं और उसके हम फर्दर स्टडीज भी कर रहे हैं कि कहीं इसमें खुदा ना खास्ता अगर कोई है पॉजिटिव है तो उसकी हम जीनोमिक स्टडीज भी कर रहे हैं। लेकिन जी कासिम साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी साथ साथ। जी, एक तो ये कि आपने बताया कि जो खातून के साथ जो फैमिली आई है उनमें कम से कम 2 से 3 लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। एक तो वो वाली आपकी वाली बात आ गई कि ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो है कदम नहीं उठा। दूसरा ये कि क्या वो आप लोगों के इस वक्त ऑब्जर्वेशन में है, क्या आप लोग उनको भी टेस्ट कर रहे हैं या उनको अभी टेस्ट नहीं किया? जी कासिम साहब। नहीं, ये सारे टेस्ट हो चुके हैं और सबके जो अभी देखें इस वक्त जो डिटेल फर्दर जो इसकी स्टडीज हैं कि इसमें जो जीनोमिक स्टडी जिसको आप कहते हैं उसकी डिटेल्स अभी आना हमारे पास बाकी हैं। अभी जो ये हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दे हैव नॉट, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका कॉन्टेक्ट किसी ऐसे शख्स के साथ अगर ये ओमिक्रॉन की है तो वो उन शख्स के साथ उनका कांटेक्ट हुआ है जो कहीं से ट्रैवल करके आया है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जैसे हम आपको याद होगा कि हमने एक हफ्ता पहले आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये हम जो है ना वो एज अ नेशन हमने इसको बहुत सारे लोगों ने अभी तक वैक्सीन को भी नहीं माना है और इवन आज 2 साल के बाद दुनिया में जो है वो सारी सख्तियाँ और सब कुछ होने के बाद भी कोरोना को नहीं मानते। तो लेकिन ये हकीकत है कि ये हो नहीं सकता कि दुनिया के एक बहुत जहाँ पर हमारी ट्रैवलिंग है, जिस तरह से हमारा एटीट्यूड है, बहुत सारी जगहों पर अनफॉर्चुनेट ये है कि हम बड़े जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं हमेशा कि हम उस तरीके से जो अमल ये जो पब्लिक हेल्थ के मेजर्स हैं जहाँ गवर्नमेंट एडवाइजरीज देती हैं, पूरी दुनिया जो है वो कंसर्न शो करती है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये इसमें भी कोई कंस्पिरेसी ढूंढ लेते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। अब ये है, हकीकतें हैं और ये हकीकतों में बचने और आगे चलने का एक ही रास्ता और मेथड है कि जी हम अपने आप को जो
जो हमारी अच्छा सर, छोटी सी बात ये बता दें, क्या किसी पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है इस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब से? नहीं सर, इट्स टू अर्ली टू से अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अभी हम इस पे कोई सख्तियां वख्तियां का अभी नहीं, सो इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन ठीक है, इट्स टू अर्ली टू से। बहुत शुक्रिया पार्लिमानी सेक्रेटरी से सिंध कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन बता रहे थे इस वक्त क्या मामला है, किस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए। और इट्स टू अर्ली टू से, ज़ाहिर बात है अभी तो केस रिपोर्ट हुआ है, अभी उसकी तहकीक की जा रही है और जांचा जा रहा है, कोशिश की जा रही है जो खातून में ये तशखीस हुई है उन्हें समझा जा सके, खासतौर पर इस वेरिएंट को। वेरी ट्रू। जो अवाम के मसाइल नहीं सुनेगा उसे फील्ड पोस्टिंग से हटा दिया जाएगा। ये बात हो रही है पंजाब पुलिस की। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान ने ये ऐलान कर दिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी के दौरान कहा, शहरियों के मसाइल सुनने और दिलचस्पी ना सुनने और ना दिलचस्पी लेने पर सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, एक्शन लेने का सोचा जा रहा है, सख्त कार्रवाई करने का कहा भी जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि थानों और पुलिस दफातर की इंस्पेक्शन के लिए तमाम अजला के दौरे भी करेंगे और जो आईजी साहब हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब हैं राव सरदार अली खान, उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आ रहा है और ये बहुत सुनना है, ज़रूरी है कि लोगों के मसाइल सुने जाएं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं क्या। जब तक आप उनमें से नहीं होंगे, जब तक आपको उनके मसले पता नहीं होंगे, आप रिलेट कैसे करेंगे। बिल्कुल, एंड ये बहुत ही अच्छी सोच है। मैं कहती हूँ इस सोच के तहत तमाम इदारों को ऐसे ही काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसी तरीके से जो लोगों की शिकायत होंगी, जो आम आदमी की, आम शख्स की एक शिकायत होगी, उसे जब सुना जाएगा तो उसके बाद ही उस पर अमल किया जा सकता है, उसके बाद ही उस पर कोई रिस्पांस दिया जा सकता है पुलिस की जानिब से। लेकिन उनकी शिकायत सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बात पहले सुने, उसके बाद ही आप उसका हल निकाल सकते हैं। माया, और बिल्कुल ये सारी बातें ना मेरी तरफ ही देखकर बोल रहा होता है, लेकिन वाकई में बात ज़रूरी है ये समझनी और देखनी भी कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं हमारी आवाम से, हमें उनके मसाइल नहीं पता या हम उनके मसाइल में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो हम उनको अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व। बिल्कुल, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं शो में ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फेरोज साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तनसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इन अहकामात से अवाम की शिकायत जो हैं उनके फौरी हल की तरफ हमें कितनी मदद हासिल हो सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आईसा की जो पॉलिसी है उस पर फर्दर डेलिब्रेट कर सकूं। इसमें ऐसा है कि हमारे आईसा पंजाब ने राव सरदार साहब ने यह अहकाम दिए हैं कि जो अवाम की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको बेसिकली कॉर्नर स्टोन बनाया जाए मॉडर्न पुलिसिंग का। इस सिलसिले में जो सबसे अहम इकदाम ये लिया गया है कि जो पंजाब के तमाम 718 हैं हमारे पुलिस स्टेशन, उनको डायरेक्शन ये दी गई है कि डीपीओज और जो मुतल्लिका अफसरान है वो मिलकर बैठे और उस पुलिस स्टेशन के जो 5 सबसे बड़े इश्यूज हैं जो पब्लिक फेस कर रही है उनके आइडेंटिफिकेशन करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इस बात को समझते हैं कि पुलिसिंग एक हाईली लोकलाइज्ड काम है जो कि इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू पीपल एंड प्लेसेस। अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में हमारे जो शहरी कोट लखनऊ में रहते हैं उनकी पुलिसिंग नीड्स डिफरेंट हैं, जो लोग डिफेंस में रहते हैं शायद उनकी पुलिसिंग नीड्स डिफरेंट हैं, शादरा की पुलिसिंग नीड्स डिफरेंट हैं। तो इससे ये होगा कि हम हर पुलिस स्टेशन के जो बुनियादी इशूज़ हैं जिसकी वजह से पब्लिक को तंगी फेस करनी पड़ रही है उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और फिर हम इंशाल्लाह ताला एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हम उन मसाइल को 1 बाय 1 रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ इससे ये कि पुलिस का इमेज जो है वो आवाम की नज़रों में बेहतर होगा, बल्कि वो इशूज़ जो कि हकीकी तौर पर आवाम को तंग कर रहे हैं वो उनको हम इंशाल्लाह ताला हल करने में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मेरा सवाल है आपसे कि पंजाब पुलिस मुसलसल अवाम से एक ताल्लुक मजबूत करने के लिए जो है इस पर काम कर रही है और मुसलसल इक़दाम उठा रही है। माजी की जो भी पुलिस के हवाले से जो इम्प्रेशंस थे उनको उनका तासुर और अब होने वाला तासुर में कितना वो बदलाव आया है, कितना फ़र्क आया है? जी सर। देखिए, जो आईसा की पॉलिसी है वो ये है कि जो सिटीजन सेंट्रिक हमारे मैयज़ हैं कि जिससे आवाम को सहूलत हो सकती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो शायद बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत सबसे ज़्यादा काम करता है, 24/7 अवेलेबल रहता है। मेरे ख्याल रेस्क्यू 122 एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसको आप इस एफर्ट में इनके साथ मैच कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने कोई परसेप्शन मैनेजमेंट पे या आवाम के साथ अपना जो राब्ता है उसको इस्तेमाल करने पे कोई इतनी एफर्ट जितनी होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं कर सके, जिसकी वजह से गैप आया और हमारी जो परसेप्शन है वो आवाम की नज़रों में ठीक नहीं रही। लेकिन इस गैप को भी हम इंशाल्लाह ताला फिल करेंगे, हकीकी मायनों में लोगों के मसाइल भी हल करेंगे और इंशाल्लाह ताला अपना इमेज जो है पब्लिक की नज़रों में इम्प्रूव करेंगे। अच्छा सर, मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि परसेप्शन, आप जैसा कि बता रहे हैं कि परसेप्शन अच्छी बने, लेकिन अच्छी क्यों नहीं रही है? माजी में खास तौर पर क्या गलतियाँ हैं हमारी और उन गलतियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा खास तौर पर?
देखिए उसमें जो सबसे बुनियादी एलिमेंट है कि जो कनेक्टिविटी है पब्लिक के साथ, कि अगर एक स्पेसिफिक इलाके को हम उसकी पुलिस रहे हैं तो सबसे पहले मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि उन पब्लिक के साथ हमारा राब्ता होना चाहिए और उनकी पुलिसिंग नीड्स को हम आइडेंटिफाई करें। अगर हम उनकी स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई करके जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो दैट इज द ग्रेटेस्ट टच स्टोन, कि उससे पब्लिक का जो ट्रस्ट है पुलिस पे इंप्रूव करेगा और हमारा इमेज भी इंप्रूव करेगा। मेरा ख्याल है कि ये जो डिस्कनेक्ट है प्लीज मुकम्मल कीजिए बात। जी 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 सर, नहीं आप एक तासुर आपकी बात से आया था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आवाम के लिए आवाम की एक और बड़ी जो है वो उनका एक परसेप्शन है कि थाने जाएंगे, पुलिस से राब्ता होगा। आम आदमी जरा घबराता है, अरे छोड़ो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पता नहीं कुछ और ही ना हो जाए। ये एक बहुत तासुर पाया जाता है आम इंसान के जहन में और उसकी सोच में। तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा इस जवाब के साथ भी। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि परसेप्शन आवाम में पाया जाता है और इसी को दूर करने के लिए हम ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। उसमें देखिए जो सबसे फंडामेंटल स्टेप था कि हमारी जो सबसे ज्यादा लोग हमें अप्रोच करते हैं वो रेस्क्यू 15 के जरिए करते हैं। हमारे जो पुराने सिस्टम थे रेस्क्यू 15 की कॉल्स के, वो कोई ऐसे एलैबोरेट या एक मॉडल नहीं था स्टैंडर्डाइज्ड। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो एक पाकिस्तान का जदीद तरीन सिस्टम है वो यहाँ पे सेफ सिटीज के हमारा जो लाहौर का सेटअप है वहाँ पे लगा है और पूरे पंजाब की जो इमरजेंसी कॉल्स हैं वो सिस्टम के जरिए मॉनिटर की जाती हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डेडिकेटेड यूनिट्स हैं जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले एक फ्रंट डेस्क का इनिशिएटिव लिया गया था जिसका मकसद ये था कि पुलिस स्टेशन के जो डीलिंग है अवाम की उसको प्रेडिक्टेबल बनाया जाए। अभी हम ये एफर्ट कर रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं। एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है पंजाब पुलिस ने, जिसके तहत हमारे जो सॉफ्ट इनिशिएटिव्स हैं कि हम ये चाहते हैं कि थाने के अंदर आने वाला जो शहरी है उसका एक्सपीरियंस प्रेडिक्टेबल बना दिया जाए, कि उसको ये पता होगा अगर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो मैं फलां ऑफिस में जाऊंगा और उस पर इतना टाइम लगेगा, अगर मैंने एफआईआर करवानी है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है और इतना टाइम लगेगा। इसी चीज को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें और इसमें लोगों को जो है वो एतमाद हम जीत सकें। अच्छा सर बताइएगा कि एक आम शहरी है, कोई भी आम शहरी है और वो कोई शिकायत लेकर कहीं जाता है पुलिस के पास और उनसे कोशिश करता है बात करने की और उसको वहाँ पर सही रिस्पांस नहीं मिलता या सही तरीके से उसको एड्रेस नहीं किया जाता, तो वो अपनी शिकायत लेकर कहाँ जा सकता है, किसको रिपोर्ट कर सकता है, किस तरीके से उसको एड्रेस किया जाएगा? देखिए उसको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 1787 जो है वो आईजी साहब पंजाब का कंप्लेंट सेल का नंबर है। वो अपने फोन से सिंपल एक एसएमएस के जरिए, कॉल के जरिए 1787 वो एक कॉल के जरिए एसएमएस के जरिए अपनी कंप्लेंट जो है वो आईजी साहब के जो कंप्लेंट सेंटर है उस तक पहुंचा सकता है। उसका बड़ा ही एक एलैबोरेट फॉलोअप का प्रोसेस है और वो जब तक उस कंप्लेंट को ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं किया जाता वो शहरी का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। और ये एक बड़ा एलैबोरेट मैकेनिज्म है कि थाने के ऊपर एक इमीडिएट चेक भी है, अगर किसी शहरी का मसला हल नहीं हो पाता तो वो अपनी कंप्लेंट फौरी तौर पर रजिस्टर कर सकता है। तो सर यहाँ ये भी बता दें कि 1787 जो बनाया है इस पर कितनी शिकायत अब तक मौसूल हो गई हैं, कितने लोगों को इसके थ्रू जो है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है? इसका देखिए प्रिसाइज डाटा तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ लाहौर से डील करता हूँ, पंजाब लेवल पे ये मेंटेन की जाती है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गैप पहले एग्जिस्ट करता था कुछ अर्सा पहले तक। अगर जैसे आपने बात की कि इशू था ये कि अगर थाने में जाता है शख्स अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने और उसका वहाँ पे इशू रिजॉल्व नहीं किया जाता तो उसके पास कोई रिड्रेसल का मैकेनिज्म नहीं था। लेकिन ये जो कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसने उस बड़े गैप को फिल किया है, जिसकी वजह से जो है हमारी वर्किंग में भी इंप्रूवमेंट आई है। इसके साथ साथ हमने, अगर आप कोई थाना विजिट करें तो आप देखेंगे कि थाने में हमने मल्टीपल आईटी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जैसे जो तमाम हमारी कंप्लेंट्स हैं 100% हम उनको ई टैग करते हैं, उनको डिजिटलाइज करते हैं, उसको लॉग करते हैं और जो कंप्लेनेंट या शहरी है उसको एसएमएस के जरिए उसकी अपडेट्स जाती रहती हैं कि उसकी दरखास्त पे क्या एक्शन लिया गया। ये निज़ाम परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम ये कहें कि इससे सारे चीज़ जो है वो 100% ठीक हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जिससे हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको सिस्टम को जरूर इम्प्रूव करने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फैरोज साहब मौजूद थे, अपना वक्त दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम देख रहे थे वो हमें बता रहे थे कि 1787 पर आप लोग शिकायत कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं आप लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और आप लोग को उठाना चाहिए ताकि जो कंप्लेंट्स हैं वो एड्रेस हो सकें और आप लोग जो शिकायत करते हैं वो यहाँ करने के बजाय या दूसरे लोगों से करने के बजाय आप डायरेक्टली इस हेल्पलाइन पर करें ताकि उसको जो है एक तरीके से सॉल्व भी किया जा सके। बहुत ज़रूरी है। देखिए फिर शिकायत ना कीजिए, अगर फैसिलिटेशन आपको मिल रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है तो ज़रूर आगे बढ़िए। 1787 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे छोटा सा वक्फा रहेगा। हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार।
बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब हम जैसे कि इससे कबल भी बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर, एक बार फिर बात करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब गरीब के लिए ख़ास तौर पर माया रोटी खरीदना भी बड़ी महंगी होती जा रही है। रोटी जो है वो 10 से 12 रुपए और नान जो है वो 15 से 18 रुपए तक कीमत है। बिल्कुल, ये कैसे अफोर्डेबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको बताएं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गिल ने रवां इतवार से रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये और जैसा कि माया बता रही हैं कि नान की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दी है। तो अब नान और रोटी ख़रीदना भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारे 92 के नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब ने रोटी की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी है, जबकि नान की कीमत 15 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये कर दी है। इस पर अवाम क्या कहती है, आइए जानिए उन्हीं की जुबानी। इतनी महंगाई हो गई है कि अवाम कहाँ जाएगी, कारोबार है नहीं, पहले ही बहुत आगे हो गए हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे बारे भी कि गरीब अवाम क्या करेगी। हर बंदा अपनी मनमानी कर रहा है, छोटे ताजर से लेके रेडी वाले से लेके बड़ा ताजर, सब मतलब है कि यही काम कर रहे हैं। महंगाई, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं माशाल्लाह महंगाई कम होगी, तब्दीली आएगी। आपके सामने ही है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, कंट्रोल से बाहर हर चीज़। गरीब आदमी क्या करे, कुछ भी नहीं करेगा, परेशान। पहले ही रोटी इतनी महंगी है थी, गरीब आवाम किस तरह अफोर्ड कर सकेगी। जो गरीब है अब तो वो नान खा ही नहीं सकेगा, इतनी महंगी रोटी हो गई है जिसकी वजह से अब परेशान है सब गरीब आवाम। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीब आवाम को रिलीफ दे, आटा सस्ता करे। गवर्नमेंट जो है ना वो अमीर लोगों के साथ है। जो अमीर है उसको ज़्यादा मतलब कि वो अप्रोच करते हैं, उनकी ज़्यादा मतलब काम होते हैं। जो गरीब है उसका कोई काम नहीं है, मतलब वो हर जगह पे फंसता है। रोटी देखें महंगी कर दी है, अब जो बंदा बेचारा रोटी 2 खाता था वो फिर 1 खाएगा, यही करेगा। ज्यादती है ये हमारे साथ, गरीबों के साथ ज्यादती है। ये रोटी दाल हर चीज़ महंगी हो गई है, खाना कहाँ से खाए बंदा। दाल माश 120 रुपये की प्लेट दे रहे हैं होटल वाले, हाफ प्लेट 120 रुपये की हैं। 2 रोटियाँ खाएँ कितने का बन जाएगा खाना है? ये हुकूमत को सोचना चाहिए, नान एसोसिएशन को भी सोचना चाहिए। मुत्तहिदा रोटी नान एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत अगर सब्सिडी दे तो हम अपना फैसला वापस ले लेंगे। दूसरी जानिब अवाम का कहना है कि महंगाई ने आगे बुरा हाल कर दिया है, रोटी भी महंगी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे जो नुमाइंदे थे शम्स भट्टी, वो गुफ्तगू कर रहे थे लोगों से और जिस तरीके से लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि अब कैसे मुमकिन हो सकेगा तब्दीली सरकार में। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोटी सस्ती होगी। 120 रुपए एक दाल की प्लेट, मतलब मैं सिर्फ ये सोचूं कि एक आम आदमी की पहुंच से जो बेसिक्स है कितनी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हम देख रहे हैं, हम विटनेस हैं इस चीज़ के कि आहिस्ता आहिस्ता जो बेसिक्स है वो आम इंसान की पहुंच से किस तरह दूर हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर वाइस सदर नान रोटी एसोसिएशन से वहीद अब्बासी साहब। थोड़ी देर में जब वो आएंगे तो उनसे जरूर सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, नान और रोटी के महंगे होने की सबसे बुनियादी वजह है क्या, जरा तफसीलन ये बताइए पहले। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जो रेट बढ़े इसके बारे में आपसे बात कर सकें। देखिए, दरअसल कोई भी चीज़ जब महंगी होती है तो उसकी कोई रीज़न होती है। इस टाइम अगर नान रोटी का रेट बढ़ा है तो इसका रीज़न आटा जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, फ़ाइन का रेट जो है वो बढ़ा दिया है। उसके अलावा गैस के जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसके अलावा जो है LPG हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियाँ आ गई, गैस की लोड शेडिंग हो गई लाहौर में और ख़ुसूसन पंजाब में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है। LPG की कीमत जो पहले 120 रुपये थी वो तकरीबन अब 220 रुपये पे चली गई है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोटी का रेट बढ़ाना जो है हमारी मजबूरी बन गई थी। बारहा हमने हुकूमत से मुतालबा किया, पिछले तकरीबन 4 माह से हम गवर्नमेंट से इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस पर कोई एक्शन लें। फ्लोर जो आटा है, फ्लोर मिलों जो बढ़ाए हुए हैं उसके रेट को कम करें, फ़ाइन के रेट को कम करें, गैस के कीमतों को मतवाजन करें, लेकिन किसी किस्म का कोई उसमें वो नहीं किया जा रहा है।
अच्छा, ये बातें सारी एक तरफ हो गई। अब्बासी साहब, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं बस पूछ रही थी शाजिब कि उन्होंने बात बताई कि महंगाई हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं अमित भाई, लेकिन पहले ही बहुत सी जो है तंदूरों ने जो ये शुरू कर दिया था कि प्राइसेस वो ही रखी, लेकिन नान का जो वजन होता है, जो नान का जो अपने आप में उसका साइज वगैरह होता है, वो छोटा करना शुरू कर दिया था। ये क्यों? जी देखिए, लाहौर में जो गवर्नमेंट का वेट है उसके मुकाबले में वेट कभी भी कम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट जो वेट हमें अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने, नान का वो 120 ग्राम था। यहाँ पर तंदूर बहुत ज़्यादा है, लाहौर में तकरीबन 15 से 18 हज़ार तंदूर है और उनका आपस में कंपटीशन होता है। तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ लगा के जो कस्टमर है उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करें। तो हमारा जो वेट पहले से जो हम बेच रहे थे वो तकरीबन 140-45 ग्राम था और उसको भी अगर कम किया किसी तंदूर है तो वो ज़्यादा 130-25 ग्राम कर लिया है। तो जो गवर्नमेंट का जो वेट है उससे कम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज़ दूसरी तरफ ये देखें कि अगर एक फ़ाइन की बोरी 4,900 की हमें 84 kg की मिल रही थी, आज वो फ़ाइन की बोरी 6,000 रुपये की हो गई है और वो 80 kg की हो गई है। तो उस पर गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसका वेट पूरा किया, ना उसका रेट कम किया। तो मजबूरन फिर तंदूर वाले को अगर रेट भी नहीं देंगे, आप उसको वज़न भी अगर आप कहें कि हम वो पूरा करें और वो रेट भी ना बढ़ाए, तो फिर वो तो मुश्किल हो जानी है, कारोबार तो नहीं कर सकते। एक छोटा तबका है जो एक ऐसा मतलब इस लेवल पे कारोबार कर रहे हैं और हमारे पास जितने भी जो हमारी लेबर होती है। आवाम के लिए स्टैंडर्ड क्या सेट किया जा रहा है, खासतौर पर रोटी का साइज भी वही रहे, क्योंकि आवाम ने तो आपके पास आना है, आपके तंदूर पर आना है रोटी खरीदने के लिए। देखिए जी, आवाम के लिए हमने ये किया कि रोटी का जो वेट है वो 100 ग्राम किया होगा, जो गवर्नमेंट के साथ अप्रूव है। और 100 ग्राम की रोटी जहाँ भी अगर मिलेगी तो वो एक अच्छी रोटी है और अच्छा उसका वेट है और रोटी भी अच्छी बनेगी। इसी तरह नान का वज़न 120 ग्राम है। अगर हुकूमत इसको कायम रखना चाहती है, मतलब रेट अगर 10 और 15 कहती है हुकूमत के यहीं पे हम रखेंगे और वहाँ पर कोई बोझ नहीं डालना चाहेंगे, तो ज़ाहिर है हुकूमत का काम होता है सब्सिडी देना। किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी मुल्क में, आप हमारे इमरान खान साहब का विजन है कि यूरोप की बात करते हैं, अगर यूरोप में किसी चीज़ को कीमतों को बराबर रखा है तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है जो स्टेक होल्डर होते हैं या जो काम वो कर रहे होते हैं। तो अगर हमें भी कोई सब्सिडी का कोई इशू ये करेंगे, आटे पे सब्सिडी दी के इसके रेट को कम करेंगे या फाइन के, तो हम नान रोटी का रेट इसी पर रखेंगे। लेकिन बहरहाल जो नज़र आ रहा है कि सब्सिडी का सिस्टम जिस तरह वो चल रहा है वो किसी सूरत गवर्नमेंट नहीं देगी। बवैद भाई, मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है कि आपने कहा कि 4,000 से 6,000 तक का फर्क आ गया है, तो जाहिर है आटा लेने वाले पर भी प्रेशर आ रहा है। बात मानते हैं आपकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सवाल मुझे आ रहा है जहन में, जरा प्लीज रोशनी डालिएगा कि 10 रुपए से 12 रुपए वाला फर्क डिसाइड कैसे हुआ और 12 रुपए से 15 रुपए वाला फर्क डिसाइड किन बेसिस पे हुआ कि 3 रुपए बढ़ा देंगे, मतलब उसकी क्या बुनियाद रखी थी? माया, ये जो रोटी का रेट 10 रुपये था, ये आटे का तोड़ा था 880 रुपये का। अगर आप उसमें देखें तो 220 रुपये तो आटा बढ़ गया है, उसके अलावा गैस पे जो टैक्सेस लग गए हैं वो बढ़ गए हैं, और जो डेली का जो हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा बिल गैस का सुई नादरन वही बेच रही है और LPG इजाफी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा गैस में सब्सिडी नहीं दी जा रही है पूरे मुल्क में, एक जो उठा हुआ है जी, गैस पर सब्सिडी नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता? सर, गैस पे जो सब्सिडी, वो रेट पे तो सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जो टैक्सेस वो बढ़ाते जा रहे हैं उस पर तो कोई सब्सिडी नहीं है। अब जनरल सेल टैक्स हम पे कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर एक्स्ट्रा टैक्स है। हमें तो ये नहीं समझ आती कि वो टैक्सेस हैं कौन से। एक तो जनरल सेल टैक्स है, हमें समझ आ रही है कि हम सेल टैक्स पे कर रहे हैं, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और वो इजाफी किस्म के टैक्स हैं, वो हमारी समझ से बाला तर है और ना हम उसको हम अप्रोच कर सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं। गवर्नमेंट का अजीब ही कोई फार्मूला है सुई नादरन वालों का। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि LPG हो गई, हमारी लेबर जो है वो बढ़ गई। एक मेरा कारीगर अगर वो 1200 या 1300 ले रहा था तो वो घी का पैकेट 150 रुपये का खरीद रहा था। अब वो मेरा कारीगर 350 रुपये या 360 का अगर घी का पैकेट खरीदेगा, दाल माश जो 120 की लेती है वो 250 खरीदेगा, तो उसकी दिहाड़ी तो बनानी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास वो काम करे, वो लेबर है, वो गरीब है, उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे। अब उसकी दिहाड़ी मैंने 1500 की है, तो उसका इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी रोटी पे या नान पे पड़ेगा। ठीक है वाहिद अब्बासी साहब, आपकी भी मजबूरी है, लेकिन मजबूरी आवाम की भी है, क्योंकि इसमें पिस्ते अवाम ही हैं। परेशानियां जो हैं वो आवाम को ही उनका सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, हमसे तफसीली बात भी कर रहे थे। तो माया, सारी परेशानियां तो आती हैं हमारे ऊपर महंगाई की सूरत में। एक और परेशानी भी आती है कि हम बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, हम रात को जागते रहते हैं, खाने खाते रहते हैं। ये एक बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है जिसकी कि मैं वन ऑफ द
सबसे बड़ी विटनेसेस हूँ, मेरी अपनी एक स्टोरी है जिससे मैं गुजरी हूँ कि आप जो रोटी है अपने आप में एक ज़रूरत है और ऊपर वाले का जो है वो एक रिस्क है और ज़रूर जाहिर है हमें खाना चाहिए, खाना नहीं रोकना चाहिए, लेकिन खाना कितना चाहिए और खाना कब चाहिए और खाना क्यों चाहिए, किस वक्त आपके जिस्म में क्या जा रहा है, क्यों कहते हैं फलों के हवाले से शाम में नहीं खाने चाहिए, रोटी जो है वो आपके लिए कौन सी हेल्दी है कौन सी हेल्दी नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है ना माया कि हम रात को देर तक जागते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं और फिर हमें भूख भी लगती है और रात को ज्यादा भूख लगती है। तो अपने बारे में बात कर रहे हो? नहीं, ये बहुत मैं तो आदत है छोड़ चुकी, बहुत ज्यादा तादाद है ऐसे लोगों की जो रात को जागते हैं और रात के जागने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, उनको उन बीमारियों की वजह से जो है वो परेशानी उठानी पड़ती है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस साहिबा। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। हिना, पहला सवाल आते हैं फौरन, अभी हम रोटी के बारे में बात कर रहे थे तो जाहिर है वो एक अपने मसाइल है हमारे, अपनी बेसिक्स हैं, हमारे चैलेंजेस हैं। चैलेंज हमारा हेल्थ, और शाहजेब ने कहा कि हमारा हेल्थ का चैलेंज है। हम इस चीज़ से गुजरते हैं जब वो रातों को आप उठते हैं ना 12 साढ़े 12 बजे से कि ये उठता होगा ना, अभी तो मैं छोड़ दी, नहीं तो पुरानी जिंदगी, लेकिन आप ना देखते हैं क्या खाऊं क्या बनाऊं और उसमें आपको जो मिलता है आप खा लेते हैं। आप अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं, आप जो है आपको पिज्जा रखा होगा फ्रिज में खा लेंगे, बिरयानी रखी होगी थोड़ा सा फ्राइंग पैन में, इजी एक्सेस भी है ना, इजी मंगवा लेते हैं हम, सर्विस फौरन मंगवा लेते हैं, फोन करके मंगवा लेते हैं। लेकिन उसका उन लोगों का, स्पेशली जिनमें मैं भी शामिल थी, और एंड आई प्रे एंड विश आपके तवज्जुह से भी मैं कहना चाहूंगी कि सबकी एक अच्छी जिंदगी गुजरे। मैं ये चाहती हूँ कि रात को खाना कितना नुकसानदेह है, रात को क्यों नहीं खाना चाहिए, और एक टिप देके जानी है ना कि जब रात को क्या ऑर्डर करें, बताती हूँ। हाँ, वो जो एक आती है ना साइकोलॉजिकल हिट, उसको कैसे कंट्रोल करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो रोटी की बात हो रही थी ना, तो रोटी तो वाकई अगर ये महंगी हो भी रही है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो रोटी को महंगा करे या सस्ता करे। सस्ता करने वाली जो चीज़ें हैं वो दालें और सब्जियां और फल हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि जो हमारी आवाम है, पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा दरमियाना तबका है कि जिसकी आमदनी महीने की इतनी नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि फलों को, सब्जियों को और दालों को कम से कम उनकी जो कीमत है उसको कम करें, ताकि जो एक दरमियाने बेसिक न्यूट्रिशन एक आवाम को मिले, ताकि वो रात का खाना पेट भर के खाए। देखिए, मिडनाइट क्रेविंग्स कब होती है, यानी आधी रात को भूख कब लगती है कि आपने डिनर को सही टाइम पे पेट भर के नहीं किया होता। आपकी बॉडी जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में होती है ना, जब आपको क्रेविंग ज्यादा हो रही होती है, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। आपका माइंड सिग्नल दे रहा होता है, उस वक्त आप क्या करते हैं कि कोई ना कोई मीठी चीज जरूर खाते हैं। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, इनफैक्ट प्रोटीन की कमी होती है, जब आप मीठी चीज ज्यादा खाएंगे, तो आप जरूर कोशिश करें कि डिनर में अच्छा प्रोटीन लें। अच्छा प्रोटीन कहाँ से आएगा? दालें ले लें, चने ले लें, लाल लोबिया ले लें, ठीक है ना, फिश खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, बीफ खाएं, पेट भर के खाएं। रात के वक्त कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। राइस खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, इनफैक्ट सफेद चावल भी खा सकते हैं, उबाल के कम खाएं, उबाल के उसका पानी फेंक दें, कम खाएं। अच्छा है ना, ये बताइएगा, मैं आपने अभी बात की कि दालें खाएं, ये खाएं, क्योंकि गैस का ज़ाहिर है बुरहान चल रहा है और हम बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आप इस पर रोशनी डालेंगी कि अगर हमें लोबियां आपने कहा या दाल कहा, ऐसी कोई चीज़ जो हम हल्का सा बॉईल करके रख लें, अगर लाल लोबियां या काले चने हो, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, मैं इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं ये कहती हूँ कि खाने को जितना ताज़ा पका के खाएंगे ना, वो इतना अच्छा डाइजेस्ट होगा। हाँ, क्योंकि 3 घंटे के बाद जो खाना है ना, वो अपने अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा करता है कि वो डाइजेशन करने में भी प्रॉब्लम होते हैं और आपको हेल्थ प्रॉब्लम देते हैं। अच्छा, आप इसका जिक्र कर रही हैं, यहाँ ये मेंशन मैं करना चाहूंगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम प्रोसेस मीट का और प्रोसेस फूड का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली हमें ग्रोसरी स्टोर से मिल जाते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, बस आपने उसको गर्म किया या उसको हल्का सा फ्राई किया और खा लिया। ये कितने नुकसानदेह हैं, या इसका कितना ज़्यादा नुकसान है जो हमें जिसका एहसास ही नहीं है? ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, मोटापे को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहते हैं, इनफैक्ट डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो डब्बे और बोतल में पैक हैं, उनको अपने घर और फ्रिज से निकाल के बाहर फेंक दें। 3 महीने के अंदर, जी
3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके घर से शुगर की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर भी घर से बाहर चली जाएगी। अब आता है सवाल यहाँ पे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो डब्बे, बोतल और पैकेट में बंद है। डबल रोटी पैकेट में बंद है, ठीक है, वो तमाम केचप सॉसेस जो पैकेट्स में बंद है, वो तमाम फ्रोजन आइटम जो डब्बे में बंद है। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ किसी की ब्रांड बंद नहीं कर रही, लेकिन मेरा फर्ज है आवाम को सेहतमंद लाना, मशवरे देना और उन्हें हेल्थ की तरफ लाना। आप बिलीव करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर वो तमाम चीज़ों से होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आपने प्रिजर्वेटिव्स की बात की और जिनसे नुकसान होता है। एक नुकसान और उन लोगों को भी होता है जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज उनकी होती हैं, पूरी पूरी रात बेचारे जाते हैं, पहुंचते ही 9 बजे 10 बजे, सारी रात काम भी करना है, काम है नहीं भी बैठना है ऑफिस में, उनको सुबह तक वापस आना है। अच्छा, रात में एकदम नहीं होता ना, इंसान खाली दिमाग कहते हैं ना, शैतान का घर भी जाता है कभी कभी, तो वो होता है कि आप क्या खाएं, उस पर बदअहतियाती बहुत होती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए कोई स्पेशल चीजें जो वो अपने साथ लेके जा सकते हैं, या ऑर्डर करना हो तो क्या ऑर्डर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें बहुत आसान सा तरीका है कि घर का बना हुआ खाना अपने साथ ले जाएं, या ऑर्डर भी वो करें। आजकल मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे होम बेस्ड शेफ्स हैं, होम शेफ्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने घर से काम करना शुरू किया, तो उनसे खाना ऑर्डर करें, किसी से ऐसा अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान शेयर कर लें। तब अच्छा, क्या करें जब हमें पिज्जा की क्रेविंग हो रही हो, जब हमें बर्गर की क्रेविंग हो रही हो, तो अपने माइंड, अच्छा मैं बताती हूं, मैं आपका दिमाग क्या क्रेविंग हो रही है, मेरे ऐसे पेशेंट्स का दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेती हूँ, उन्हें मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि अगर आपको खुद से प्यार है ना, तो आप उन चीजों से प्यार करना छोड़ देंगे। अपने आप से पहले प्यार करें, अपने आप को शीशे में देखें, कहें कि ये मेरी बॉडी है, मुझे इसको लेके थ्रू आउट अपनी लाइफ को चलते रहना है, तो मैं इसमें गलत चीजें कैसे फीड करूं। वंस इन अ वाइल चलता है पिज्जा बर्गर, बट एवरी डे नहीं चलता। आपकी रूटीन नहीं होना चाहिए, इस तरह की हेल्थ आपकी डाइट होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज है, रात को खाने की वजह से, मैं इसलिए क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, एंड आई हैव लॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 29 kgs, तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे लिए एक चीज सवाल बहुत जरूरी है जिसपे आप बोल सकते हो, एक्सपर्ट है ना, मुझे बताइए कि रात को जब आप खाना खाते हैं उससे एसिडिटी के एक्सट्रीम केसेस कहाँ तक जाते हैं? बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, अगर रात को आपने खाना खा लिया और स्ट्रेट अवे आप सो गए, तो इसके 3 सबसे बड़े नुकसान होंगे। नंबर 1 एसिडिटी होगी आपको, नंबर 2 आपका ग्लूकोज लेवल शूट करा रहेगा, तो आपको इनफैक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल, आपका लिपिड लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि वो डाइजेशन नहीं होगी। इसका बहुत आसान सा हल है कि आप सोने से पहले 4 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश कर लें। नाइट शिफ्ट वालों के लिए ये बात आती है कि उनका तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज है, वो दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, कुदरत के खिलाफ जा रहे होते हैं। कोई बात नहीं, अब ये तो देखिए उनकी मजबूरी है, उनका वर्क पैटर्न ऐसा है, तो जो एक शेड्यूल है वो हर कोई अपने अपने हिसाब से सेट करे। अगर बहुत आसान सा तरीका है, अगर दिन के 8 से 10 घंटों के अंदर आपने अपना खाना फिनिश कर देना है और 14 से 16 घंटे अपने पेट को, अपने निज़ाम हज़म को रेस्ट देना है, तो आपने उसमें सॉलिड कोई चीज़ नहीं खानी। तो जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो इटसेल्फ अंदर काम करेगा, आपके अंदर के स्टोर्ड फैट भी उसमें काम करते जाएंगे, आपके जो बॉडी में बैड सेल्स हैं वो भी अंदर रेगुलेट होते जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एसिडिटी की, अच्छा आपने कहा कि वो घर से खाना लेके जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोग घर में नहीं हो कोई बनाने वाला, कुछ काफी शहर से बाहर भी आए हुए होते हैं, अकेले भी रहे, बैचलर्स भी होते हैं, एंड दे डोंट हैव एनीबॉडी टू कुक फूड फॉर देम। ऐसी सूरत में वो बाहर से क्या मंगवा सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सैलेड्स भी मिल जाती हैं, कोई ऐसी सैंडविच आप ब्राउन ब्रेड या ब्रांड ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड की सैंडविचेस आप ले सकते हैं, या आप अपने घर में आप नट्स रख सकते हैं। ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें? बिल्कुल ऐसा ही है। आप नट्स, सबसे पहले मैं नट्स को प्रेफर करूंगी कि अगर आप बैठे हुए हैं, आपका ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं है, तो फ्रेश फ्रूट से अच्छी चीज़ है ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का लेवल कम होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं कि जो कि आपके दिमाग के काम में आपको बहुत मदद देंगे। अच्छा, अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स के सिलेक्शन उन्हें करनी है कि भाई मैं ब्रेड खाऊं, ब्राउन ब्रेड खाऊं, वाइट ब्रेड खाऊं, चावल खाऊं कि रोटी खाऊं, तो सबसे बेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है जौ यानी ओट्स का दलिया या कुछ भी ऐसी चीज़, या राइस, ये दोनों बेस्ट हैं।
ब्रेड को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि जो डबल रोटी है वो मैदे से बनती है, चाहे वो व्हाइट हो कि वो ब्राउन हो, वो दोनों मैदा है, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, और इवन यंग लोगों के अंदर ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली डायबिटीज की भी। क्या करना चाहिए? जो बेसिक हमारी एक एहतियात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए? सबसे पहली बात है वही अपने खाने की जो विंडो है ना उसको शॉर्ट कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि रमज़ान में जब हम पे रोज़े फर्ज किए गए तो ये भी कहा गया है इस्लाम में कि रोज़ा बहुत सारी बीमारियों में हमें शिफा देता है। तो यही पैटर्न अगर हम थ्रू आउट अपने 11 महीनों में भी इख्तियार कर लें, ठीक है, कितना फ़ायदा होगा। और इसको ड्राई फास्ट ना करें। अगर बहुत प्रॉब्लम होती है 16 घंटे भूखा रहने में, 14 घंटे भूखा रहने में, 12 घंटे भूखा रहने में, आप पानी है, लिक्विड जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस नहीं, सब्जियों के जूसेस का इस्तेमाल करें। कभी खीरे का जूस पी लिया, कभी नींबू पानी पी लिया, कभी मिंट का यानी पुदीने का पानी पी लिया, धनिया हल्का सा पानी में डाल के पी लिया, आपने जीरा उबाल के हल्का सा पानी पी लिया। तो देयर आर मल्टीपल वेज कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। मेरा ख्याल है लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप वहाँ पे भी ये हेल्थ टिप्स देती रहें। थैंक यू सो मच। अच्छी जिंदगी तभी हो सकती है जब आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अगर आप एक सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते तो चाहे कोई भी दौलत हो, कोई भी शोहरत हो, कुछ भी आपके पास हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो शुरू होता है आपसे स्टार्ट होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शाहजेब और माया की तरफ से अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, और रात में कोशिश करें कि फ्रूट्स ना खाएं, जैसे कि हिरा ने बोला। बहुत शुक्रिया, आपने रखिएगा ख्याल। होती है आपसे कल मुलाकात। शाहजेब को और माया को दीजिए इजाज़त। सुबह सवेरे पाकिस्तान से लेते हैं कल तक के लिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।